लाइक सर। यस कम इन। नमस्ते सर। नमस्ते। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सर। अपने बारे में कुछ बताएं ताकि आपसे बातचीत शुरू की जा सके। सर मेरा नाम प्रसेनजीत सिंह है और मैं कानपुर नगर से हूँ। मैंने वर्ष 2016 में कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएससी किया था और मैंने वर्ष 2018 में कानपुर यूनिवर्सिटी से एमएससी ज्योग्राफी सब्जेक्ट से किया था और मैंने वर्ष 2020 में बीएड किया था और मेरी हॉबी टीचिंग है। टीचिंग है तो आप कहीं हैं भी टीचिंग में या हॉबी ही है? सर हॉबी है अभी है। बिल्कुल। ज्योग्राफी आपका वैकल्पिक विषय है और आपने एक बार इंटरव्यू दिया भी है जी सर। उत्तर प्रदेश पीसीएस का, तो सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ उसमें? सर उसमें से सर पीसीएस मेंस भी थोड़ा सा कम नंबर रह गए थे। रिटेन में नंबर कम? जी सर, और थोड़ा इंटरव्यू में भी नंबर कम मिले थे। कुछ सीखा था आपने उस प्रयास से? जी। कहाँ पे लगा था कमी इंटरव्यू के दौरान? सर मुझे लगा था कि सर ऑप्शनल थोड़ा सा अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए थे। अच्छा जी, तो इसी वजह से थोड़ा नंबर कम हो गया था। भारत के संविधान के निर्माण के समय संविधान निर्माताओं के सामने दो विकल्प था, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म या दूसरे रूप में संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। संविधान निर्माताओं ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ही क्यों चुना, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी को क्यों नहीं चुना? सर संसदात्मक प्रणाली चुनने का सर ये कारण था कि सर भारत एक जो है वो लोकतांत्रिक देश है और चूँकि अध्यात्मक शासन में राष्ट्रपति जो होते हैं वो सर्वे सर्वा होते हैं, तो जो संसदात्मक शासन प्रणाली है तो उसके जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो जनता के लिए कानून बनाएंगे जिसके माध्यम से वो अपने प्रधानमंत्री चुनते हैं। क्या ये मात्र एक कारण था जिसकी वजह से चुना गया? सर इसके और भी कारण थे सर, जैसे कि भारत एक गरीब देश भी है तो इसकी वजह से सर जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए सर। क्या अमेरिका में कोई भी व्यक्ति अमेरिका का नागरिक हो सकता है? सर अमेरिका में जैसे कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान है क्योंकि वहाँ पर राज्य की नागरिकता है और इसके अलावा नागरिकता में नहीं पूछ रहा हूँ, अमेरिका का कोई भी व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति हो सकता है जो पढ़ा लिखा भी न हो, गरीब हो, भारत में ऐसा हो सकता है? जी सर। ये किसका परिणाम? सर ये संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान। संसदात्मक शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन से लिया है। जी सर। तो हमारे संविधान पर यह आरोप लगाया जाता है कि हमारा संविधान उधार का थैला है, क्या इसे आप स्वीकार करते हैं? सर अगर देखा जाए तो सर ये एक प्रकार का उधार का थैला नहीं है, इसमें से कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो विभिन्न देशों से समाहित की गई हैं, जैसे कि संसदात्मक शासन प्रणाली है और इसके अलावा जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। तो इसमें से विभिन्न देशों के संविधान का गहन अध्ययन करने के बाद में ये पाया गया कि जो भारत के लिए उपयुक्त था। यदि हम ये कहें कि संसदात्मक शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन से लिया, वे कौन से प्रावधान हैं ब्रिटेन के जिसको हमने नहीं लिया है और हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं हमने ब्रिटेन का अंधा अनुकरण नहीं किया है? तो जैसे कि ब्रिटेन में जो सर वो राष्ट्रपति होते हैं वो वहाँ पर पारंपरिक रूप से चले आ रहे हैं क्योंकि उनकी जो महारानी होती हैं, तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर नहीं लिया गया है भारत में। और कोई प्रावधान जो डिफर हो, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से डिफर हो? मुझे याद नहीं, कोई बात नहीं। कॉलेजियम सिस्टम आपने सुना होगा, ये क्या है? सर कॉलेजियम सिस्टम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रणाली है। इसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की जाती है और स्थानांतरण किया जाता है और पदोन्नति की जाती है। तो क्या इसमें एक लंबी बहस चल रही है आजकल कि इसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश है? क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंज होना चाहिए या जो वर्तमान व्यवस्था है वो ठीक है? सर जैसे कि देखा जाए तो वर्तमान व्यवस्था में भी कुछ दोष देखे जा सकते हैं, जैसे कि इससे भाई एवं भतीजावादा को बढ़ावा मिल सकता है। जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो अपने जो जानते हैं उनको सपोर्ट करते हैं और इसके साथ ही साथ में जो इससे योग्यता जो होती है अन्य न्यायाधीशों की वो प्रभावित हो जाती है। आप मानते हैं कि चेंजेज की आवश्यकता है? जी सर, मानते हैं। जी सर। अच्छा, आपने यहाँ हॉबी में मेंशन तो नहीं किया, लेकिन हालांकि आपने बताया कि टीचिंग आप लाइक करते हैं। किस सब्जेक्ट को आप पढ़ाना पसंद करते हैं? सर मुझे भूगोल पढ़ाना अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है।
आप मुझे ये बताएं, अपनी दो स्ट्रेंथ्स बता दें ज़रा, दो आपकी जो खूबियाँ हैं। सर पहली खूबी तो सर मेरी ये है कि मैं बहुत ही मेहनती हूँ और मैं किसी भी कार्य को छोटा नहीं समझता हूँ। कोई भी कार्य है तो मैं उसको पूरी मेहनत से करता हूँ और ईमानदारी से करता हूँ। ठीक है, ठीक है। और दूसरा? और सर दूसरी खूबी ये है कि सर मैं ईमानदार हूँ, ईमानदार अपने है। कार्य के प्रति ईमानदार हूँ। ओके। और दो अगर कमियां पूछें आपसे, ड्रॉबैक्स आपके, वीकनेस, वो क्या रहेंगे? सर पहली वीकनेस तो सर मेरी ये है कि मैं थोड़ा सा जल्दी भावुक हो जाता हूँ, तो इसका लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। और दूसरा सर मेरी वीकनेस ये है कि मैं अपने खाने के प्रति थोड़ा सा लेजी हूँ, यानी कि मुझे खाना पसंद नहीं आता है तो फिर मैं खाता नहीं हूँ। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा नेग्लिजेंट है आप। जी सर। लेकिन एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होने के लिए जो पहली आपकी वीकनेस है वो बहुत बड़ी वीकनेस हो सकती है। हाँ, आपने कई बड़े कदम उठाने पड़ेंगे और अगर इमोशनली ड्रिवन होकर आपको ये कदम उठाएंगे तो शायद आप जो करना चाहें वो ना करके कुछ और कर जाएं। चलिए, आप मुझे ये बताएं, लिंगानुपात आपने सुना होगा? जी सर। ये क्या होता है और अपनी कंट्री में ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ ये सबसे ज़्यादा है? सर लिंगानुपात जो होता है वो सर प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या को बताता है। और लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात 943 है और केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात है। सबसे कम किस स्टेट में है? सबसे कम जो है वो हरियाणा राज्य में लिंगानुपात सबसे क्या कम। फिगर है वहाँ? वहाँ पर सर 879 के करीब है सर। अच्छा, डीपीएसपी आपने पढ़ा होगा? डीपीएसपी राज्य के डायरेक्टर हाँ स्टेट पॉलिसी। तो ये कहाँ मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, कहाँ लिखा गया है, कहाँ आप इसे बताएंगे, कहाँ से आर्टिकल्स, कहाँ से कहाँ तक? सर भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अच्छा, ये कहाँ से डिराइव्ड है, कहाँ से लिए गए? सर राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। हाँ, ये ओरिजिनली वहीं पर था, ओरिजिनेटेड था, डेवलप्ड था, या वो भी कहीं से लिया गया था, कॉपीड था? सॉरी सर मुझे। अच्छा, कोई नहीं। ग्लोबल वार्मिंग आजकल बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग आपने सुना होगा? जी सर। तो ये इसके क्या आप मेजर्स ले सकते हैं, क्या कदम उठा सकते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन आप निकल पाए? कॉन्क्रीट सोल्यूशन क्या होगा? सर ग्लोबल वार्मिंग जैसे कि पर्यावरण में सर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिसके माध्यम से टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से सर जैसे कि वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इसके साथ में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे कि टेम्परेचर बढ़ने में कमी आए। और इसके साथ में सर मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा, ठीक है। एक होता है अनुलोम विवाह, राइट, और प्रतिलोम, ये सुना होगा आपने। क्या क्या आशय है इनका? जानते हैं विवाह कितने प्रकार के, उन्हीं में से दो हैं ये, तो क्या आशय है इनका और बताएं मुझे। सर अनुलोम विवाह का मतलब होता है कि एग्जैक्ट सर मुझे याद नहीं, बस मैं अनुमान लगा सकता हूँ। अनुलोम विवाह का मतलब होता है कि उच्च पुरुष जाति का हो और महिला जो हो वो निम्न जाति की हो। अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। आप बताएं मुझे, यूपी में, उत्तर प्रदेश में अभी जो 5 योजनाएं चल रही हैं, लेटेस्ट जो चल रही हैं, उनका सिर्फ नाम बताएंगे आप? सर एक तो किसान कल्याण मिशन है, हाँ, और मिशन शक्ति अभियान है, कन्या सुमंगला योजना है, और सबरी संकल्प योजना है, और इसके साथ में मिशन रोजगार योजना है। एक और ये अभी देख रहे हैं आप, एनकाउंटर हुआ रिसेंटली, आपने देखा होगा, कई बार ये तो सुनने में भी आ रहा होगा कि एनकाउंटर करके हम क्रिमिनल को जस्टिस तुरंत देते हैं, ऑन द स्पॉट दे देते हैं। तो क्या आप इसे जस्टिफाइड समझते? जस्टिफाइड है ये, ऐसा होना चाहिए? अपराधियों को एनकाउंटर के थ्रू उन्हें पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, तो कैपिटल पनिशमेंट हुआ कहीं ना कहीं, तो क्या आप इसके फेवर में हैं? सर देखा जाए तो इस तरह की मतलब स्थिति को नहीं अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से पुलिस सिस्टम को बढ़ावा देना चाह रहा है और इसके माध्यम से जो अराजक तत्व हैं उनमें और बढ़ोतरी हो सकती है। धारा 144 और 138 से क्या आशय है? ये कब हम इम्प्लीमेंट अप्लाई करते हैं, कब इफेक्ट में आती है? सर धारा 144 का मतलब होता है कि जब कहीं पर भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती है और लोग हथियार लेकर नहीं जा सकते हैं। कितने लोग? सर 4 या 4 से अधिक लोग नहीं अच्छा, देखेंगे। और 138? सर 138 मुझे सर याद नहीं आ रहा है। कोई सर। अभी आपने बोला कि काम को छोटा नहीं समझते है ना, जी सर। तो ऐसे कौन कौन से छोटे काम थे जिसको आपने किया लेकिन छोटा नहीं समझा? जी सर, जैसे घर का कोई भी काम होता है सर तो मैं वो पूरी मेहनत से कर लेता हूँ। घर का काम छोटा थोड़ा होता है सर जी कुछ सर। तो ऐसे होते हैं आवश्यक काम होते हैं, कुछ बाहर का बताइए जो छोटा काम हो, लेकिन आपने उसको किया लेकिन छोटा समझा नहीं आपने, और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सर एक यूपी पीसीएस की तैयारी करना सर मेरे लिए एक गर्व की बात है, मैं इसको छोटी नहीं समझता हूँ।
यह तो वैसे ही बड़ा छोटा काम बताओ। सर मुझे और छोटा काम। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भौगोलिक विविधता अगर देखा जाए तो किस जनपद में आप देखते हैं? उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो सर उत्तरी जिलों में ज़्यादातर भौगोलिक विविधता विद्यमान है, जैसे कि लखीमपुर खीरी जिले में है, वहाँ पर नेपाल का तराई का बॉर्डर भी क्षेत्र है, और इसके साथ ही साथ वहाँ पर दुधवा और खीरी जो है वो राष्ट्रीय टाइगर उद्यान है, तो वहाँ पर भौगोलिक विविधता ज़्यादा विद्यमान है। अच्छा, वर्षा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद है जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है? वर्षा की दृष्टि से देखा जाए तो सर गोरखपुर जिला जो है वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो किस किस फसलों के उत्पादन हेतु उपयोगी है ये? वर्षा सर वर्षा जो है वो सर रबी और सर खरीफ की फसल के लिए और जायद की फसल के लिए सर इम्पोर्टेंट है। जब तो मानसून गोरखपुर के लिए वरदान है या अभिशाप है ये वर्षा वहाँ पर? सर एक तो वरदान भी हो सकता है और एक अभिशाप भी हो सकता है। वरदान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जिस समय मानसून आ जाता है तो वहाँ पर चावल और खरीफ की फसल जो होती है उसमें पैदावार बढ़ जाती है, और इसके साथ ही साथ में वहाँ पर नदियों में बाढ़ आ जाती है, तो ये एक अभिशाप की तरह देखा जा सकता है। अक्सर देखा जाता है हर बार गोरखपुर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो जाता है, और जो है ऐसे में कृषि उत्पादन है, चावल वगैरह ये सब तो काफ़ी प्रभावित होते हैं। अच्छा, आप हमें यह बताएं कि राष्ट्रीय आंदोलन में अंबेडकर की जो भूमिका रही है, देश की आज़ादी को लेकर के अधिक फोकस थी या फिर जातिगत अधिकारों के, विशेष वर्ग समूह के अधिकारों को लेकर के उनकी लड़ाई थी? सर अगर देखा जाए तो सर उनको दोनों के प्रति मतलब आंदोलन उन्होंने किया था, जाति के प्रति भी और इसके साथ ही साथ देश के प्रति भी उन्होंने आंदोलन किया था, क्योंकि जो उस समय पिछड़ी जातियां थी तो उनका कोई अधिकार नहीं था। इस वजह से उन्होंने उनके अधिकारों की बात की थी कि अगर उनको भी अधिकार मिल जाएगा तो वो भी देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आप हमें बताएं कि प्रथम क्षेत्रीय फिल्म सिटी जो उत्तर प्रदेश में बनाई जा रही है, कहाँ पर बनाई जा रही है? सर नोएडा में बनाई जा रही है। नोएडा में क्षेत्रीय है या फिर वो राष्ट्रीय स्तर की है? सॉरी सर। ठीक सर। आपका स्नातक में जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रहा है, यानी आपने जनरल ग्रेजुएशन की है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से, दैन आप ज्योग्राफी की तरफ आ गए, इसका कोई रीज़न जो आपको लगता है कि ये कारण रहा? सर इसका कई कारण थे सर, जैसे कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी थी, तो मुझे सर फिजिक्स केमिस्ट्री जो मैथ सब्जेक्ट थे इनमें थोड़ा गाइडेंस का अभाव था, तो इस वजह से मैंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट चुना। और दूसरा कारण ये था कि मेरी इसमें रुचि भी थी, और तीसरा कारण ये था कि जीएस फर्स्ट पेपर का भूगोल में हिस्सा भी था, इसलिए मैंने चुन लिया था। ओके, चलिए, भूगोल आपका मेन ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रहा है, तो उससे रिलेटेड मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है जो मैं आपसे पूछना ज़रूर चाहूँगा। दो शब्द आपने सुने होंगे, एक है जनसंख्या और एक है जननांकी। दोनों को थोड़ा सा एलैबोरेट करिए, समझाइए। सर जैसे कि जनसंख्या जो होता है सर, एक निश्चित भूभाग होता है और वहाँ पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं, जबकि जननांकी में जनसंख्या है, साक्षरता है, लिंगानुपात इत्यादि का वर्णन किया जाता है। अच्छा, आपने नाम सुना होगा करंट अकाउंट डेफिसिट का और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट का, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि इन दोनों में से भारत के लिए बेटर कौन सा है? सॉरी सर। ओके, नो इशू, नो इशू, नो इशू। अच्छा, आपने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का तो नाम सुना होगा जी। 1991 से शुरू होती है, तो आखिर क्या रीज़न था कि भारत में अचानक से 1991 के बाद मिस यूनिवर्स पैदा होना शुरू हो गई? उससे पहले कोई मिस यूनिवर्स नहीं रही इंडिया में, जबकि ये कंपटीशन तो बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन इंडिया में नहीं रही। और 1991 के बाद अचानक से आप देख रहे हैं, अभी कुछ साल पहले ही, शायद पिछले साल ही मिस यूनिवर्स नियुक्त हुई, तो क्या रीज़न था उसके पीछे का? सर 1991 में उदारीकरण के सर पीछे कई कारण थे, जैसे कि सर यहाँ पर निवेश को बढ़ावा देना था और भारत को विश्व के अन्य संसाधनों से भी जोड़ना था,
जिसकी वजह से सर यहाँ पर विदेशी लोग आने लगे। इस वजह से जो भारतीय थे वो विदेशी संस्था से प्रभावित हुए और वो वैश्विक की ओर अग्रसर हुए। अच्छा, सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस है? सर कोई डिफरेंस नहीं है। कोई डिफरेंस नहीं है, फिर ये दो शब्द क्यों बना दिए गए? हिंदी में तो होता है कि पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं लेकिन इंग्लिश में तो ज़्यादातर अगर एक शब्द है तो उसका एक ही मीनिंग है। जैसे हिंदी में इन्फ्लेशन को मुद्रास्फीति कहते हैं और एक और शब्द है महंगाई, दोनों एक ही को बात करते हैं। लेकिन सेक्स और जेंडर तो दोनों अलग अलग हैं, तो आपको डिफरेंस नहीं लगता इन दोनों का कुछ भी? सर महासागरीय धाराओं से आप क्या समझते हैं? सर महासागरीय धाराएं वे धाराएं होती हैं जब सागरों का जल एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने लगता है तो उसको महासागरीय धाराएं कहते हैं। और 3 गर्म जलधारा का नाम बताएं। सर ब्राजीलियन की गर्म जल धारा और अगुलास धारा और क्यूरोसियो की धारा। एक अंतिम प्रश्न, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी के योगदान को अलग कर दिया जाए, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी को परे करके देखा जाए तो आपको राष्ट्रीय आंदोलन किस प्रकार का दिखाई देता है? सर राष्ट्रीय आंदोलन में अगर गांधी जी के योगदान को हटा दिया जाए तो फिर सर जो इस समय आज़ादी है वो शायद किसी और रूप में होती, तो इस रूप में मुझे लगता है दिखाई दे रहा है। क्या आपको लगता है कि भारत आज़ाद हो जाता या आज़ाद ही नहीं होता? आज़ाद हो जाता, लेकिन सर परिस्थितियां जो है वो दूसरी हो सकती थी। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो सकता है कि ना होता या हो भी जाता। नहीं, एक बात ध्यान रखनी है ना कि हो जाता नहीं हो जाता, आपको क्या लगता है? जब आप मानते हैं कि यदि गांधी राष्ट्रीय आंदोलन का चेहरा नहीं होते तो शायद भारत का विभाजन नहीं होता, यानी गांधी जी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे? सर पूरी तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि एक सर राष्ट्रपिता को लेकर के उनके मत में एक सवाल था कि राष्ट्रपिता अगर महात्मा गांधी जी को बना रहे तो फिर उन लोगों ने सोचा कि हम लोग भी एक राष्ट्रपिता बनाएंगे, तो इस वजह से एक विवाद था। तो मुझे लगता है कि इसको इस हिसाब से नहीं देखना चाहिए। ओके, थैंक्स। जस्ट थैंक यू सर। थैंक यू सर। यस, बैठ। थैंक यू सर। और बैठ के एक बार और मुस्कुरा दे। यू हैव वेरी क्यूट स्माइल, वेरी प्लेजेंट स्माइल है आपकी। बस ध्यान ये रखना है कि मुस्कुराहट सही समय पे हो, समय है ना। जब प्रश्न पूछा जा रहा हो, जहाँ पे मामला थोड़ा गंभीर लग रहा हो, वहाँ पे मुस्कुराहट है ना कंट्रोल करना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बाकी बहुत अच्छा आपका सारा सिस्टम है, नॉलेज भी आपके पास है, उसे प्रेजेंट करने का जो तरीका आपका है वो भी सही है, बिल्कुल शालीनता आपके व्यक्तित्व से नज़र आती है। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, है ना। एक दो चीज़ों को, जैसे जिस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो आप प्रयास कर रहे हैं उस प्रश्न का उत्तर देने का, तो प्रयास न करके वहाँ पे सॉरी बोलना ज़्यादा उपयुक्त होगा, ज़्यादा उचित होगा, है ना। कई प्रश्न ऐसे आए जिसका उत्तर आपको नहीं पता है, तो वहाँ पर प्रश्न को इस रूप में कि नहीं हम बताने का प्रयास कर रहे हैं या बता सकते हैं, नहीं। यदि उत्तर पता है तो टू द पॉइंट आंसर दें, नहीं पता है तो जैसे सर ने पूछा अम्बेडकर का योगदान, जी सर, है ना। अम्बेडकर का राष्ट्रीय आंदोलन में आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखेगा कि वो देश की आज़ादी के लिए प्रयास कर रहे हैं। पूरे नेशनल मूवमेंट में देश की आज़ादी के लिए उन्होंने कहीं प्रयास करते हुए दिखाई नहीं देंगे। उनका एकमात्र मोटो है अपनी जाति के लिए अधिकारों की मांग करना, जो कि जरूरी था एक संदर्भ में। तो जिस विषय पे अपनी पकड़ नहीं है, जो नहीं हम क्लियरफाई कर सकते, वहाँ पे सॉरी बोलना। ग्रीटिंग जब आपने करनी है तो याद रखें कि फर्स्ट जो फ्रेज रहता है हमारा गुड मॉर्निंग ही रहता है जब भी आप किसी से मिलते हैं। उसके बाद एज पर टाइम होता है, आफ्टरनून में था तो गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी ऐसा बोलेंगे। अच्छा, दूसरा क्या है कि आपने सर से क्वेश्चन पूछ रहे थे तो क्लैरिटी के लिए आपने 2 बार पूछ लिया। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लैरिटी रिक्वेस्ट है। 2 बार आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं, 1 बार 2 बार, इससे ज़्यादा आप क्लैरिटी नहीं मांगेंगे कि समझ नहीं पाया। यहाँ पर क्या करना है, आपने क्लियर, सॉरी सर
आप ये मानेंगे आपको आंसर नहीं आता है। आप अगर बार बार क्लैरिटी बोलेंगे इसका मतलब ये कि हम मिसकम्युनिकेट कर पा रहे हैं, हम आपको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और गेन कर लो। पर्सनालिटी बहुत अच्छी है आपकी, स्माइल बहुत अच्छी है, पर उसे सब तभी लाना जब थोड़ा सा बोर्ड मेंबर क्या हो, लाइट मोडेड हो। ठीक है, वो सब पिछली बार की तुलना में इस बार आप बेहतर बहुत अच्छा किया आपने, और कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने जा रहे हैं। आप अगर एक गुलिबल नेचर साउंड करता है, मतलब कोई आपने बोला अभी मैं इमोशनल हूँ, मैंने बोला आप इतने बड़े स्टेट को लेकर चलेंगे, आप कहाँ मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे, आपको पूरा समझ रहे हैं बात को, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बाकी तो ओवरऑल बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया है। सर एक क्वेश्चन, सेक्स और जेंडर में सर क्या डिफरेंस है? जेंडर मैन मेड है और सेक्स बायोलॉजिकल होता है। जैसे कि हम जेंडर इनइक्वालिटी की बात करते हैं, सेक्स इनइक्वालिटी बात समझ रहे हैं? मतलब जिसे मानव ने बनाया है जी, उसे हम कहते हैं कि जैसे 4 साल का लड़का ठोकर खाकर गिर जाता है तो हम कहते हैं ना, अरे लड़की हो क्या रो रहे हो। दिस इज कॉल्ड जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी। और सेक्स का मतलब ये महिला है, ये पुरुष है, ये डिफरेंस है। जो प्रकृति ने दिया है वो सेक्स है, और जेंडर मानव निर्मित है, जिसे मानव ने खुद बनाया। ये डिफरेंस है बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। ठीक है, ओके, Thank you, थैंक्स, ऑल द बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।